दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 23 दिसंबर 2024। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आपको दिखाएंगे नेतन्याहू ने हुथीस को दी लेबनान और गजा की तरह बर्बाद करने की धमकी। सीरिया के नए निजाम ने ईरान के खिलाफ उठाया सख्त कदम। ईरानी आर्मी चीफ मोसावी का बयान। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने इजराइल को कर दिया बेनकाब। ईरानी पुलिस के हाथ लगा एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों का जखीरा। एचटीएस लीडर जुलानी से मिले तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर। कहा, बशर के तख्तापलट से हमारा वास्ता नहीं। गजा का जबालिया 70% तबाह, शहर बन गया कब्रिस्तान। और लाखों लेबनानियों को बेघर करना इजराइल को पड़ सकता है महंगा, ऑक्सफेम की रिपोर्ट में दावा। चलिए शुरुआत करते हैं शो की। जितनी आपने हेडलाइंस देखी उससे हमेशा की तरह कहीं ज्यादा खबरें। और पहली खबर एक धमकी से जुड़ी हुई जो बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने यमन के हाउथीज को दी है कि लेबनान और गजा का हाल देखा है वैसे ही हाल होगा। नेतन्याहू ने सैटरडे नाइट एक बयान में कहा, जैसे कि हमने फोर्सफुली एक्ट किया है ईरान की दूसरी एक्सिस ऑफ इविल के खिलाफ, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को एक्सिस ऑफ इविल कहते हैं, वैसे ही हमें एक्ट करना होगा हाउथीज के खिलाफ। यानी जैसे हमने लेबनान के हिजबुल्ला और फिलिस्तीन के हमास को तबाह किया है, ये दावा है नेतन्याहू का, वैसे ही हम तबाह कर देंगे यमन के हाउथीज को। असल में ये बात रेजिस्टेंस मूवमेंट को तबाह करने की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है, ये धमकी है उनके इलाकों को तबाह करने की। जैसे लेबनान में इमारतें जमींदोज कर दी, जैसे गजा को पूरी तरीके से खंडर और कब्रिस्तान बना दिया, उसी तरीके से यमनी इलाकों को दहलाने का एक पूरी जो है धमकी भरा ये पैगाम दिया है नेतन्याहू ने। और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जस्ट वी एक्टेड फोर्सफुली अगेंस्ट द टेररिस्ट आर्म्स of Iran's axis of evil, so we will act against the Houthis। ये वीडियो स्टेटमेंट में नेतन्याहू ने कहा है जब तेल अवीव पर मिसाइल फायर की गई, ड्रोन्स फायर किए गए, और ये काम तो सब जुमे को हुआ था, लेकिन शनिचर की रात, सैटरडे नाइट, ये बयान संडे नाइट दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, संडे नाइट। तो इतवार को जो नेतन्याहू ने रात में बयान दिया, क्या मंडे में उस पर आज एक्ट कर पाएंगे? आज पीर के रोज पता नहीं, लेकिन यमन के लिए भी अलार्म है और यमन भी दूसरों के लिए अलार्म बजा रहा है। लेकिन फिलहाल ईरान के लिए थोड़ी सी एक झटके वाली खबर है, क्योंकि सीरिया का जो नया निज़ाम, नई गवर्नमेंट है, उन्होंने ईरान को एक झटका दिया है। एचटीएस की वाली जो सरकार है, हय्यत तहरीर अल शाम वाली, उन्होंने ईरान की फ्लाइट्स को, ईरान के तैयारों को, ईरान के प्लेन्स को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। कहा है कि सीरिया के आसमान पर, सीरिया के एयर स्पेस में आपका कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं आना चाहिए। जंगी तैयारा तो छोड़िए, सिविलियन एयरक्राफ्ट जो होते हैं पैसेंजर्स ले जाने वाले, वो भी नहीं आने चाहिए। और ये एक नई रिजीम का, असल में ईरान बशर अल असद का साथी, और ये बशर अल असद के खिलाफ लड़ते रहे, बशर को खदेड़ दिया, बशर भागने पे मजबूर हो गए। लेकिन ईरान से इनकी रंजिश है, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो भी बशर अल असद ने जुल्म ढाए सीरियंस पर, उसमें ईरान का हाथ है। लिहाजा ईरान के खिलाफ इनके अंदर नफरत रहेगी। इसकी वजह यह भी है क्योंकि इन्हें पता है कि बशर अल असद की रिजीम या उनके खुद के लिए हमेशा ईरान के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। तो ये सब कुछ होना ही था और होना शुरू हो चुका है। लेकिन ईरानी आर्मी के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ कमांडर मेजर जनरल अब्दुल रहीम मोसावी, उन्होंने जो कहा है वो बयान अपने आप में बड़ा मायने रखता है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के रेजिस्टेंस मूवमेंट ने, यानी कि हमास ने, फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने इज़राइल के चेहरे से नकाब हटा कर रख दिया है। इज़राइल की असली सूरत को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। इज़राइल जो मोस्ट मोरल आदमी का खुद को खिताब देता था, लक़ब लगाता था अपने लिए, उस सब को दुनिया के सामने ला दिया है कि कैसे ये बच्चों और औरतों को कत्ल करते हैं, किस तरीके से अपने मिलिट्री मिशंस को अंजाम देते हैं। और ये भी मुसावी ने कहा कि जिस तरीके से फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट पिछले 14 महीनों से टक्कर दे रहे हैं आईडीएफ को, और अभी तक आईडीएफ के लिए जीत बहुत दूर की बात है, और अभी सीज़फायर की बातें हो रही हैं, होस्टेज ढूंढ नहीं पाई है आईडीएफ। इससे पता चलता है कि इजराइल के लिए किसी से जंग जीत पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो रेजिस्टेंस मूवमेंट से नहीं जीत पा रहे हैं, तो किसी मुल्क की आर्मी से क्या जीत पाएंगे, क्योंकि आज तक सही से मुकाबला नहीं हुआ है। जो अरब ममालिक से पहले दोस्तों हुआ भी था मुकाबला, उसमें भी इजराइल के पीछे अमेरिका, ब्रिटेन थे। अगर इजराइल को अकेले पकेले किसी के ऊपर छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता
کہ 4 दिन بھی وہ जंग चलेगी और फैसला इसराइल के खिलाफ आएगा। ईरान में पुलिस ने एक बहुत बड़े हथियारों के जखीरे को जब्त किया है और इस हथियारों के जखीरे में जो फोटो आपको दिख रहा है एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स थे। एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स में या तो एयरक्राफ्ट को मार गिराना या किसी के ड्रोन को मार गिराना, इस सब का हथियारों का जखीरा कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स ने कर रखा था जमा। ये कौन थे, किसके लिए किया था, क्या इजराइल के लिए, क्या वेस्ट के लिए, ईरानी मिसाइलों या ड्रोन्स को या उनके फाइटर्स को जो भी उनके पास है उन्हें मार गिराने के लिए, ये लोग कौन थे? फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। बताया ये गया है कि एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स जो हैं वो साउथ वेस्टर्न ईरान में पाए गए हैं और पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं अंदिमिश्क के हसन सिपाहवंद, इन्होंने कहा है कि 2100 सेमी हैवी म्यूनिशंस सीज किए गए हैं, जब्त किए गए हैं खुजेस्तान प्रोविंस से। साउथ वेस्टर्न ईरान में यह आता है। अब ये किसके हैं? अब इस मामले में ये कहा जा रहा है कि अब जुडिशियल ऑफिशियल जो हैं उनके पास ये मामला पहुंच गया है और इन्वेस्टिगेशन इस पूरे केस में की जा रही है। तो ईरान में इन हथियारों के सिलसिले में 2 लोगों को पकड़ा तो गया है, पूछताछ तो जारी है, लेकिन आज 3 लोगों का डेलीगेशन ड्रूज कम्युनिटी के लेबनान से सीरिया पहुंचा। सीरिया में हुकूमत पलटने के बाद ये पहला मौका था जब नए निज़ाम से किसी दूसरे ममालिक के लीडर्स ने डायरेक्ट मुलाकात की, और आज तो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर भी पहुंचे। लेकिन ये ड्रूज लीडर हैं लेबनान के जो सीरिया पहुंचे हैं और उन्होंने अहमद अलशरा से मुलाकात की, अल-जुलानी से बातचीत की। अलशरा भी आजकल टाई कोट और शर्ट वगैरह लगाकर अलग ही उनका गेटअप हो चुका है। लेबनीज ड्रूज लीडर वलीद जुम्बलात, उन्होंने जो है वो मुलाकात की और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हमें सपोर्ट करें और हमारे आपकी कोई लड़ाइयाँ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि अमन हो, दोनों ममालिक में तरक्की हो, क्योंकि हिजबुल्लाह से भी एचटीएस को बहुत इख्तलाफ है, क्योंकि हिजबुल्लाह को माना जाता है ईरान की प्रॉक्सी, तो ईरान से इख्तलाफ है। ईरान को माना जाता है बशर अल-असद का दोस्त, दुश्मनी असद से थी, फिर ईरान हिजबुल्लाह, इस तरीके से है मसला। तो हिजबुल्लाह के लिए ये एक सप्लाई रूट था सीरिया, यहाँ से हथियार जाते थे। तो ड्रूज कम्युनिटी के लीडर पहुंचे हैं, क्योंकि अब हिजबुल्लाह के वहाँ से गैर मौजूद होने पर सीरिया में से कुछ तो नए राब्ते कायम होने हैं ना, तो वो इसका ये हिस्सा है और इसमें ये लोग अच्छे से मिले भी, बताया जा रहा है। तुर्की के फाइनेंस मिनिस्टर हकान फिदान, फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान, ये भी सीरिया में अलशरा से मुलाकात करने पहुंचे दमिश्क में। इन्होंने भी काफ़ी देर जो बात की और प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान का जो है पैगाम भी उन्हें पहुंचाया है। और दोनों ममालिक, चाहे सीरिया हो चाहे तुर्की हो, दोनों मिल के काम करेंगे, ये कहा गया है, और हम इस पूरे खित्ते की तरक्की के लिए बेहतर तरीके से काम करेंगे। दोनों लीडर्स का, हकान फिदान का और अलशरा का एक वीडियो भी सामने आया। ये दोनों लोग पहाड़ की ऊंचाई पर बैठे हुए पूरे शहर को देख रहे थे। पूरे दमिश्क को इन्होंने माउंट कसियोन के ऊपर बैठकर कॉफी पीते हुए देखा। ये तस्वीरें सामने आई और दूसरी तरफ पूरा शहर जगमगा रहा था। खैर, इसकी एक अलग कहानी रही होगी, लेकिन बस मैंने आपको तस्वीर दिखा दी। बात गज़ा की करते हैं। गज़ा का जो है जबालिया, वो घोस्ट टाउन बना दिया गया है, मतलब एक भूतिया शहर जहां 70% घर और इमारतें तबाह कर दी गई हैं। इजरायली फोर्स ने, एयरफोर्स ने, आईडीएफ ने इतना यहां पर बारूद बरसाया है कि पूरा जबालिया तबाह हो गया। जबालिया रिफ्यूजी कैंप, कैंप का मतलब कोई खेमा नहीं होता फ़लस्तीन में। कैंप का मतलब होता है बड़ी बड़ी इमारतें। ये वो लोग हैं जो यहाँ कभी नहीं रहते थे, इनके बाप दादा। ये वो लोग हैं जिनके बाप दादाओं की ज़मीनें छीन ली इजरायलियों ने, या जो ज्यूज़ बाहर से लाए गए थे, जो सेटर्स थे, और ये लोग अपने घरों से बेघर हो गए, बेदखल कर दिए गए। तो ये लोग कैंप्स में रहने लगे, जहाँ तक मुझे पता है। ये कैंप्स बाद में कंक्रीट का जंगल बनते चले गए, क्योंकि लाखों लोगों की ज़मीनें छीनी गई थी। तो वो पूरा जबालिया कैंप जिसमें लाखों लोग रहते थे, वो 70% तबाह हो चुका है। और मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं इसकी, तो जबालिया पहले इतना खूबसूरत होता था, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने दिखाया, क्या रंगीन इमारतें होती थी। आज सब कुछ राख के कलर का है, सब राख, ग्रे और मिट्टी में, और सब ज़मींदोज़, एरियल व्यू से आप देख रहे होंगे, ज़मींदोज़ इमारतें नज़र आ रही हैं। पहला आपने फ़ोटो देखा आबादी का, दूसरा आपने देखा बर्बादी का। ये गज़ा की सच्चाई है। ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स जो हैं
बिल्कुल ड्रॉप होकर ऐसे हो गए हैं गजा के अंदर जैसे समंदर में एक बूंद। यानी गजा के लोगों की डिमांड एक समंदर है और उन्हें मदद के तौर पर जो मिल रहा है वो एक बूंद है। अब एक बूंद समंदर की प्यास कैसे बुझा सकती है? समंदर में पानी तो होता ही है, खारा होता है। गजा में बर्बादी है, सब कुछ है, लेकिन सब बर्बाद है। आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाइपलाइंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, लेकिन सब तबाह है। बाहर से मदद चाहिए, वो बूंद बराबर आ रही है। बताया जा रहा है कि खाना नहीं है, पानी नहीं है, दवाई नहीं है, और 70 दिन से नॉर्थ गजा में जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। लोग चारा खा रहे हैं, चारा भी खत्म होने को है, पत्तियां खा रहे हैं। कफन नहीं है, कफन की जगह कंबलों में लोग लपेटे जा रहे हैं। जिनके घर से कंबल कब्रिस्तान जा रहे हैं वो लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं। शायद वो मर जाएं तो उनको दफनाने के लिए कफन के तौर पर कंबल भी ना होगा। बढ़ते हैं आगे। ये बताया गया है कि आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन ने बताया, ये फ़लस्तीन अल जज़ीरा फ़लस्तीन का ट्वीट है कि एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें कुछ फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। हालांकि रिज़र्व सोल्जर जो है एक ज़ख्मी हुआ है, ये बताया गया सेंट्रल गज़ा स्ट्रिप में। लेकिन मैंने जो जॉर्डन का पोर्टल था उस पर पढ़ा, इसमें 3 से 4 फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, 1-2 की हालत बड़ी सीरियस है। रोज़ बड़ी तादाद में फ़ौजी ज़ख्मी हो रहे हैं। हमास तो कह रहा है मारे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल उसकी खबर नहीं दे रहा है, इसलिए हम दावा कह के बताते हैं आपको। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ा दावा किया है, क्योंकि वेस्ट बैंक के जेनिन में ऑपरेशंस चल रहे हैं, लड़ाइयां आपस में फ़लस्तीनी मूवमेंट्स में हैं। एक तरफ फतह की पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की फोर्स है जिसे इजराइल की सरपरस्ती हासिल है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, हालांकि वो भी उनके लिए मुश्किल है, गले की हड्डी है, लेकिन फिर भी हमास और बाकी रेजिस्टेंस मूवमेंट की जगह उन्हें फतह थोड़ा ठीक लगता है। दूसरी तरफ रेजिस्टेंस मूवमेंट के लड़ाके हैं। ये लोग जेनिन में इनके बीच फायरिंग चल रही थी, एक आध लोग मारे भी गए, बड़े लीडर मारे गए रेजिस्टेंस मूवमेंट के। इन लोगों ने कहा बदला लेंगे फतह से, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से। तो ये बताया जा रहा है वॉशिंगटन पोस्ट की नज़र में कि ये सब कुछ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अपने नंबर बढ़वाने के चक्कर में कर रही है कि वो देखिए किस तरीके से रेजिस्टेंस मूवमेंट के लड़ाकों से भिड़कर पूरे वेस्ट बैंक को कंट्रोल कर सकते हैं, वहां का लॉ एंड ऑर्डर संभाल सकते हैं। लिहाजा जब गजा में सीज फायर हो जाए तो गजा का निजाम हमारे हाथों में दे दिया जाए, क्योंकि हम ही वो शख्स हैं जो फ़लस्तीनी होते हुए, जिसकी शिनाख्त फ़लस्तीनी है, वो निजाम संभाल सकने की कुव्वत रखता है और कोई रेजिस्टेंस मूवमेंट नहीं रखता है। इसलिए ये अपनों का ही खून बहा रहे हैं, ये वॉशिंगटन पोस्ट में कहा गया। फिलहाल सर एक खबर ये है कि लेबनान, इजराइल ने जो हमले किए लेबनान के ऊपर, उसमें करीबन 1.4 मिलियन 14 लाख लेबनानियों को बेघर होना पड़ा। उनके घर जमींदोज हुए, मकानात हजारों के हिसाब से जमींदोज हो गए इजरायली बमबारी में। 14 लाख लोगों को फोर्सफुली डिस्प्लेस किया गया, जबरन डिस्प्लेस किया गया, पर्चियां और मैसेज देकर कि यहां से जाओ, हमें इलाका उड़ाना है, तो मारे गए तो फिर जिम्मेदारी नहीं। अब ये पता चला है कि द सो कॉल्ड इवैक्यूएशन वार्निंग्स टारगेटिंग 25% ऑफ लेबनान टेरिटरी। इन वार्निंग के बावजूद 25% लेबनान की टेरिटरी को टारगेट किया गया, बम गिराए गए, 14 लाख लोग जो हैं बेघर कर दिए गए। लेकिन अब जो है ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि हो सकता है कि बहुत मुमकिन है कि इजराइल का ये एक्ट वॉर क्राइम्स के तौर पर काउंट किया जाए, दर्ज किया जाए और इजराइल को इसकी सजा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग न्यूज़ आप देख रहे थे। सलामत रहिए, खुश रहिए।